ठीक है, so now we move on to the next part which is level 2 straight line and level 2 circle. ठीक है, so मतलब again things will become a little difficult, but again you've understood कि यार बेसिक चीजें तो हमें समझ आई गई है ना कि ऐसे ऐसे होती हैं, और we should be able to understand that कि भाई उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. You have to feel that कि even if you might not be able to solve very complicated question in a particular chapter, you will still be able to solve an easy question in that chapter. वो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है. तो ये क्वेश्चन जब चैप्टर जैसे लिक्विड्स का क्वेश्चन आया या फिर कोनिक्स का क्वेश्चन आया है, पैराबोला क्वेश्चन आया, तो पता है पैराबोला में तो जी कुछ होता ही नहीं हमसे, तो वो बिलीव करोगे तो कभी होगा भी नहीं. बट ये बिलीव करोगे पैराबोला की कोई बेसिक सी चीज आ जाएगी तो मैं पक्का से सॉल्व कर लूंगा, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं पक्का सॉल्व कर लूंगा, और उस क्वेश्चन को बिलीव करोगे पहली बार में कि वो सिंपल ही है. पहली बार में ये बिलीव करोगे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर तो डर गए, और डर गए तो मर गए. यू नो दैट राइट. सो अब अगेन लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेट लाइन वाली प्रॉब्लम. अब देखते हैं. सो डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस एबीसीडी इंटरसेक्ट इन 1,2. ठीक है, तो हमारे पास एक रोम्बस है, उसके डायगोनल्स 1,2 पे इंटरसेक्ट करते हैं. लेट्स से I hope you know what is a rhombus. Its two sides are parallel to x minus y plus 2 के parallel है, और एक 7x minus y plus 3 equal to 0 के parallel है. तो दो lines हैं, इनके parallel इसकी sides है. If the vertex A is 0, k, इसमें एक vertex है which is let's say vertex A which is written as 0, k. तो अब वो k की वैल्यू निकालनी क्या होगी? You have to find out the value of k. Okay. अब हम क्या कर सकते हैं? रोम्बस की साइड बोली हुई इन लाइंस के पैरेलल है, तो हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि यार अगर आप एक्चुअली में एक साइड को मानना चाहेंगे तो एक साइड को आप मान लीजिए x माइनस वाई प्लस k1 और c1 इज इक्वल टू 0 है, और इस साइड को मान लीजिए 7x माइनस वाई प्लस c2 इक्वल टू 0. नाउ यू नो फॉर श्योर दैट एक वर्टेक्स 0, k है, तो जब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा तो x इक्वल टू 0 पक्का से उसका रूट आना है. वी आर श्योर दैट x इक्वल टू 0 उसका पक्का से रूट आना है. तो x इक्वल टू 0 पक्का से रूट आना है, तो दैट वुड बेसिकली इम्प्लाई x इक्वल टू 0 रूट कब आएगा पक्का से? x इक्वल टू 0 इन दोनों इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा, विच इज अगर आप इस पॉइंट को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो 7x माइनस वाई प्लस c2 इक्वल टू 0. अगर मैं x को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ क्या आएगा? 6x प्लस c2 माइनस c1 इज इक्वल टू 0. अब इसको 0 पक्का से रूट इसका रूट है, तो c2 इज इक्वल टू c1 ऐसे कुछ मान लीजिए. हमारे को पता चल गया कि एक लाइन ये पक्का से हमारे पास ऐसे आ जाएगी. एक लाइन ये आ गई 7x माइनस वाई प्लस c2 c इक्वल टू 0, और ये 7x माइनस वाई प्लस c इक्वल टू 0. ये हमारे पास लाइन आ गई. तो हमने ये फैक्ट तो इस्तेमाल कर लिया कि 0 तो आ ही जाएगा यहाँ पे, और 0 आ जाएगा, और अगर y का कोऑर्डिनेट देखना होगा तो y का कोऑर्डिनेट भी हमें पता चल जाएगा. y के कोऑर्डिनेट के लिए x को 0 डाल दो तो y का कोऑर्डिनेट c के बराबर आ जाएगा. तो दैट इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. नाउ अब हमने ये बात तो इस्तेमाल ही नहीं करी, अभी हमें c की वैल्यू निकालनी है कि क्या होगी. तो हमने ये बात तो इस्तेमाल करी नहीं. 1,2 इसका डायगोनल को, मतलब जो डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस है 1,2 पे इंटरसेक्ट करते हैं. अब इस बात को कैसे इस्तेमाल करें? डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस इंटरसेक्ट एट 1,2 पॉइंट, इस बात को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम? हाँ सृष्टि. सर वो बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स, तो उसका एक और कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम से दूसरे का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं. मतलब आई डोंट नो, बट उससे दूसरे कोऑर्डिनेट भी के टर्म्स में ही आएगा. हाँ, तो उससे सॉल्व क्या होगा फिर? उससे भी एक कंडीशन आ जाएगी पैरेलल वाली से. क्या कंडीशन आएगी? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा. मतलब एक और कोऑर्डिनेट आ जाएगा, जैसे 2,4 माइनस के आ रहा है. नहीं 0, मतलब 2,4 माइनस के आ रहा है. अच्छा, तो अब क्या करूं मैं इसका फिर? तो जैसे आपने अभी C1 C2 लेके करा था, तो उसी तरीके से सॉल्व करके ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई करा सकते हैं. जैसे C1 C2 लेके करा था तो उस तरीके से
पॉइंट सॉल्व करके ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई करा। जैसे आपने x इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कराया था, x इक्वल टू 2 भी सेटिस्फाई करा। पर C1 C2 उस नए C1 C2 में कंडीशन आ जाएगी, मतलब आई डोंट सी हम कहाँ जा रहे हैं, आई डोंट थिंक हम नहीं पहुंचेंगे उससे। जी सर। अब मैं तो थोड़ा मतलब डिफरेंट ही करा है मैंने, मतलब उस फैक्ट को यूज किया कि रोम्बस की डायगोनल्स एंगल को बाइसेक्ट करती हैं, तो डायरेक्टली मैंने एंगल बाइसेक्टर ही निकाल लिया और उसको 1,2 से पास करा दिया, फिर उससे डायरेक्टली 0 पुट कर दिया x को, तो क्या आ गया? आपने एंगल बाइसेक्टर निकाल दिया और उसको 1,2 से पास कर दिया। तो नाउ दिस इज समथिंग जो हमें देखना पड़ेगा कि तो हमें इस लाइन की इक्वेशन के बारे में कुछ पता चल गया, इस लाइन की इक्वेशन के बारे में कुछ पता चल गया, एंड नाउ वी कैन सिंपली से नहीं तुमने फिर कैसे किया, मतलब ये इस पॉइंट तक तो पहुंचे ही हो गए, इस पॉइंट तक नहीं पहुंचे, इसके बाद सोचा है? नहीं, मैं तो बस डायरेक्टली करा कि मतलब x माइनस वाई एक लाइन ले ली और 7x माइनस वाई एक लाइन ले ली, इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर निकाल लिया, 2 आएंगे और वो बस एक कांस्टेंट का ही फर्क होगा जो कांस्टेंट के इसलिए फर्क एंगल होगा, बाइसेक्टर मतलब ऐसा भी कर सकते हो, यस यू आर राइट, ठीक है। सो यू कैन डू दैट वेज आल्सो। सो अब हम क्या कह रहे हैं कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि 7x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और इस दोनों लाइन का अगर मैं एंगल बाइसेक्टर बनाता हूँ तो ये आपको पता होगा कि पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वो एंगल को बाइसेक्ट करते हैं ना? रोम्बस नहीं, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट नहीं करते हैं। किसमें करते हैं? स्क्वायर और रोम्बस में करते हैं। अगर हम नोटिस करेंगे तो स्क्वायर और रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वो एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, ये हमें सॉर्ट ऑफ पता होगा, पता होना चाहिए somehow। दिस इज द प्रॉपर्टी जो हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब अगर ये इसको बाइसेक्ट करेगा इस एंगल को, देन इन दैट केस वी कैन से इसका एंगल बाइसेक्टर कैसे निकाल सकते हैं? 7x माइनस वाई प्लस सी अपॉन अंडर द रूट 50 इज इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस वाई प्लस सी अपॉन अंडर द रूट 2, ऐसा कुछ बोला जा सकता है एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन। दो पॉसिबल इक्वेशन बनती है कि रूट 50 और रूट 2, तो यहाँ 5 ही हो जाएगा क्योंकि रूट 50 इज 25 इंटू 25 का रूट 5 हो जाएगा, रूट टू कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी 7x माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 5x माइनस 5y प्लस 5c, एंड दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 7x माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 5y minus 5c, which would basically imply this would be 2x plus 4y is equal to 4c, और यहाँ से इक्वेशन आएगी 12x minus 6y is equal to minus 6c, ऐसे कुछ हो जाएगा, which is 2x minus y is equal to minus c and x plus 2y is equal to 2c. Now ये जो डायगोनल की इक्वेशन है, now that must pass through 1,2, एंड जब डायगोनल की इक्वेशन को 1,2 से पास कराएंगे तो 1 डालेंगे x और y को 2 डालेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 2c is equal to 5 which says c is equal to 5/2, एंड जब यहाँ पे मैं 1,2 से पास कराऊंगा तो 2 minus 2 is equal to minus c which says c is equal to 0। तो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या आना था इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन के लिए? y equal to c आना था। तो अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो 0,5/2 भी हो सकता है या फिर 0,0 भी हो सकता है, विच इज k की जो वैल्यू है वो 5/2 और 0 दोनों हो सकती है एक्चुअली। ओके, हाँ श्रेय भैया मैं ये फैक्ट भी तो यूज कर सकते थे कि रोम्बस के डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो हमारा बोलो रोम्बस के डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, रोम्बस के डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, यस। मेरे पास जो लेफ्ट वाली लाइन है हाँ, उसमें अगर मैं x को कुछ t मान लूं और उसके टर्म्स में जो डायगोनल का रोम्बस का वर्टेक्स है उसको उसके टर्म्स में उस कोऑर्डिनेट को लिख दूं, एंड फिर 1,2 से उसकी स्लोप लिख के और 0,0 से स्लोप लिख के करूं तो मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, एंड सिमिलरली मैं लेफ्ट में भी ऐसा सेम करके एक और इक्वेशन आ जाएगी और दो इक्वेशन पे वेरिएबल से सॉल्व नहीं हो जाएगा। नहीं सो बेटा बेसिकली तुमने ये बात बोल दी कि ये जो डायगोनल है, सॉरी ये डायगोनल और ये डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे आपका एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे t जो पैरामीटर यूज किया आपने जी हाँ, तो t के टर्म्स में आपने स्लोप निकाली और इसकी स्लोप तो आपको पता ही थी, तो t आपने एक नया वेरिएबल यूज कर लिया स्लोप निकालने के लिए।
जी जी जी। फिर यहाँ पे टी डैश आप एक वेरिएबल लोगे अच्छा 3 वेरिएबल आ जाएंगे तो सिस्टम में। पंगा हो जाएगा ना, पॉइंटलेस रह जाएगी बात। मयूर? सर हम एक और तरीके से मतलब ऐसे देख सकते हैं कि जैसे आपने पहले सी ले लिया, वो सी लेने के बजाय जो हमें स्टार्टिंग में 2 लाइंस दे रखी हैं, हम्म, उनका डायरेक्टली एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे तो वो तो रोम्बस वाले एंगल बाइसेक्टर के साथ ही लाइन करेगा क्योंकि पैरेलल है। हाँ 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 तो फिर सर उसमें 1,2 डाल के फिर 0, के नहीं निकाल सकते? हाँ हाँ, सो दैट इज ओके, मतलब वो सेम बात है जो मैं भी बोल रहा था कि वो उसने क्या किया, 7x माइनस वाई और x माइनस वाई ले लिए सिंपल, और सिंप्लीफाई कर दिया लाइन की इक्वेशन को ना। और ठीक फिर है सर। वहां से आपके पास ऐसे एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल वाली लाइंस आ गई, तो उन दोनों लाइंस के फिर उन दोनों लाइंस में से एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर दिया लाइन की इक्वेशन में और उस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू निकाल ली। और फिर उसके बाद वापस उल्टा आना पड़ेगा कि कांस्टेंट टर्म की वैल्यू निकालने के बाद यू विल हैव टू सॉल्व फॉर दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंड देन व्हेन यू सॉल्व फॉर दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो वो आपको समझ आएगा कि वो 0, के उसमें आप सॉल्व करना चाहोगे, राइट? ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है ना सब लोगों को ये? okay. 17th क्वेश्चन पे चलते हैं। The ends A and B of a straight line segment of constant length C slides on the fixed rectangular axis OX, OY respectively. If the rectangle OAPB is completed, then you need to find the locus of the foot of the perpendicular drawn from P upon AB. Ends AB of a straight line, एक straight line है जिसके ends की लेंथ कांस्टेंट है, ये पूरी लेंथ C है, ठीक है। अब कहते हैं कि अब OAPB को कंप्लीट किया, अगर हमने रेक्टेंगल को कंप्लीट किया हमने यहाँ पे, तो ये P पॉइंट यहाँ पे आ गया, और P पॉइंट से अगर मैं इधर कहीं नॉर्मल ड्रॉप करूं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो अब हमारे को इस परपेंडिकुलर के इक्वेशन, सॉरी परपेंडिकुलर का वो चाहिए, लोकस चाहिए, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लोकस चाहिए। समझ आ रही है बात? ओके, so how do we do this particular question? What we have to do is कि हमें इसका लोकस निकालना है, इसको h कॉमा के मान लेते हैं, इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाया, इट्स फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब कंडीशन हमें एक गिवन दी है कि ये जो है इसकी लेंथ c है, AB की लेंथ c है। AB की लेंथ अगर दे रखी होती है ना तो इसको यूटिलाइज करना काफी सिंपल हो जाता है, और इसी लेंथ c है तो एक एंगल थीटा मान लो, तो अगर ये थीटा मानोगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा c cos थीटा, 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, c sin थीटा। नाउ अंडरस्टैंड, आप a 0, a और a, 0 और b 0, b भी अज्यूम कर सकते थे। इन दैट केस आपको 2 अज्यूम वेरिएबल लेते हैं, आप 2 अज्यूम वेरिएबल को रिमूव करना पड़ता, तो आप जितने मिनिमम अज्यूम वेरिएबल लेके काम कर सकते हो उतना बेटर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखेंगे तो वो हो जाएगा c cos थीटा, c sin थीटा। ओके, ग्रेट। अब h, k जो है यहाँ इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया इस लाइन पे, h, k जो है इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया। तो अब एक तो इस लाइन की इक्वेशन अगर मैं देखूंगा तो वो x अपॉन c cos थीटा प्लस y इस लाइन की इक्वेशन है, ये AB लाइन की इक्वेशन, y अपॉन c sin थीटा इज इक्वल टू 1। c को आप इधर भी लिख सकते हो, that is what you can see, and then you can see कि the h, k is going to satisfy this equation, so h upon cos theta plus k upon sin theta is equal to c। Also the slope है, ये जो स्लोप है, तो इस लाइन का जो स्लोप है m जो है वो माइनस tan थीटा होगा। अगर आप नोटिस करोगे 0 माइनस c sin थीटा वहां से देख सकते हो, या फिर ये थीटा एंगल है तो ये वाला एंगल से भी आप कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस वाली लाइन का जो स्लोप है वो जो स्लोप होना चाहिए पी एम का, लेस से पी एम का स्लोप जो होगा वो cot theta हो जाएगा, and then you can write another equation from there which is k minus c sin theta upon h minus c cos theta is equal to cot theta, which is let's say cos theta upon sin theta। तो यहां से अगर हम नोटिस करेंगे तो फिर we will be able to write down
k times sin theta minus h times cos theta is equal to c sin square theta minus cos square theta, ऐसा कुछ होगा. Similarly, we will also be able to write h times sin theta plus k times cos theta is equal to c times sin theta cos theta. ऐसे कुछ expression आ जाएगी. Now you to get rid of theta in these two equations. Now, that's not such a straightforward thing. How do I get rid of theta in these two equations? कैसे निकलेगा? थीटा से बाहर कैसे निकलेंगे? Again, you can try writing this whole expression in terms of आप sin theta और cos theta की वैल्यू को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, या फिर you can try solving for k and h in these two equations. हाँ प्रभाव बताओ कैसे करें? हम cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा और sin थीटा cos थीटा को ठीक है, फिर sin तो 2 क्या होगा? थीटा में फिर उनका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 करके कर सकते हैं. नहीं, बट फिर यहाँ पे k स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस h स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा भी तो बचेगा. वो k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर नहीं. अच्छा, या फिर हो जाएगा क्या? मतलब अगर मैं स्क्वायर भी करता हूँ तो k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर थीटा प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा. कुछ नहीं, बट यहाँ पे sin 2 थीटा, ये 2 की भी प्रॉब्लम होगी कुछ. ठीक है, तो मैं अगेन व्हाट आई कैन डू इज, इस पूरी इक्वेशन को आप एक काम करो, आप इसको cos थीटा से मल्टीप्लाई करो और इसको sin थीटा से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो. यू गेट k वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा. अगर आप देखोगे यहाँ से ये वाले sin थीटा cos थीटा वाले जो टर्म्स है, बचेगा क्या? h इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू c इंटू cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस c इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा. अब इनफैक्ट तो यहाँ से आप देख सकते हो h इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस ही होगा ना. हाँ, एक सेकंड रुको, गलती करी है मैंने यहाँ पे, ये सब कान से कैंसिल नहीं कर पाया मैंने. जरूरी नहीं है, मतलब अगेन यू कैन, मैं यहाँ पे ना ऐसे तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, बट आई कैन डू वन मोर थिंग. ऐड करने पे कैंसिल हो जाए ना, ऐड करना ज़्यादा अच्छा लगता है मैं, तो इसको cos थीटा में यहाँ sin थीटा से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे cos थीटा से मल्टीप्लाई करो, तो फिर k टाइम साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाले टर्म कैंसिल होंगे, k टाइम्स 1. राइट साइड में जब देखेंगे हम लोग तो इसमें sin थीटा जब मल्टीप्लाई होगा, सो टी सी टाइम साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस c टाइम साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा. एंड अब इसमें आप साइन थीटा को कॉमन ले सकते हो. c साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा ये साइन थीटा और cos स्क्वायर थीटा है ना, और यहाँ पे साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा ऐसे कुछ है. साइन c साइन थीटा को कॉमन लेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा वाला टर्म ही बच जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा एक्चुअली में, तो ये c साइन क्यूब थीटा हो गया. क्वेश्चन सॉल्व हो गया. h की जो वैल्यू आ गई वो c साइन क्यूब थीटा आ गई और k की वैल्यू जो आ गई c cos क्यूब थीटा आ गई. एंड देन फिर अब आसान है, क्योंकि आप इसको h रेज़ टू पावर 1/3 लिख सकते हो cos थीटा को ऐसे कुछ, एंड देन sin थीटा cos थीटा को, एंड देन you can simply do sin square theta plus cos square theta is equal to 1, which is h upon c raised to power 2/3 plus k upon c raised to power 2/3 is equal to 1, and then
we'll get x to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 is equal to c to the power 2 by 3. ऐसे कुछ आएगा हमारे पास. So again मतलब देखो there it is a मतलब ऐसे मैथमेटिकली मतलब अगर मैं थ्योरेटिकली बोलूँ लॉजिकली बोलूँ लॉजिक बहुत सिंपल है. लॉजिक में तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. इट्स जस्ट दैट कि इसका हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर की इक्वेशन चाहिए यहाँ पे. तो यहाँ पे वी विल बी एबल टू गेट द इस कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ दिस थीटा. वी विल बी एबल टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर h, k. एक तो कैसे कि वो इस लाइन पे लाई करना चाहिए और दूसरा कैसे कि इससे परपेंडिकुलर होना चाहिए. ये जो p is it okay? ठीक है. Can you hear me guys? Yeah. So in this particular question जब हम देखते हैं तो vertices of a variable triangle are given. So theta पे dependent है कुछ vertices. Then locus of its orthocenter is what? I remember that we did this question in the class also. मतलब आपकी क्लास में हुआ था क्वेश्चन? नहीं हुआ है. ठीक. तो अब हम क्या कहते हैं कि भाई वर्टिसेस से उससे ऊपर वाला क्वेश्चन हुआ था क्या? मे बी. चलो कोई नहीं. ठीक है. तो अब वर्टिसेस ऑफ अ वेरिएबल ट्रायंगल की जब हम बात कर रहे हैं तो देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें इस वर्टिसेस को देख के समझ आना चाहिए कि ये तीनों वर्टिसेस जो हैं इनका डिस्टेंस अगर आप ओरिजिन से देखोगे तो तीनों वर्टिसेस का डिस्टेंस ओरिजिन से 5 ही आ रहा है. कैन वी सी दैट? नाउ खुद से देखना अगेन आई डोंट एक्सपेक्ट दैट हम लोग देख पाएंगे, थोड़ा मुश्किल होगा. बट वी कैन सी दैट कि इन तीनों वर्टिसेस का डिस्टेंस ओरिजिन से 5 ही आ रहा है. इसका भी 5 आ रहा है, इसका भी cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा. तीनों का डिस्टेंस 5 आ रहा है. दैट बेसिकली वुड मीन दैट ओरिजिन इज सर्कमसेंटर. ना ये सर्कमसेंटर इंपॉर्टेंट हुआ भी क्यों? सर्कमसेंटर इसलिए इंपॉर्टेंट हुआ क्योंकि सेंट्रॉइड को अगर मैं देखूंगा तो अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है और इसका कोऑर्डिनेट पता है तो मैं सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट बिल्कुल निकाल सकता हूं. Isn't it? I should be able to find out the centroid का कोऑर्डिनेट. तो अगर सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 + 5 cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाई 3, 4 + 5 sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई 3. सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट. और अगर मुझे सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट पता है और दो सेंटर का सर्कमसेंटर का कोऑर्डिनेट पता है तो और दो सेंटर का पता चल जाएगा. तो हमें पता है कि जो सेंट्रॉइड होता है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 रेशियो में बांटता है. जो सेंट्रॉइड होता है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 रेशियो में बांटता है. ये पता है क्या आप लोगों को? ये कुछ गोल्डन रेशियो कुछ करके होता था ना, मतलब आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर इट और नॉट. बचपन में पढ़ा होगा आपने ये. तो उस चीज को हमें इस्तेमाल करना है कि यहाँ से हम अपने ऑर्थो सेंटर के पॉइंट के बारे में आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि भाई हमें ये तो पता है ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट मुझे पता है, लेट्स से g मतलब व्हाटएवर x, y जो भी होगा इसका कोऑर्डिनेट xg, yg, और इसका कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है. तो और अगेन इसका निकालना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो 1:2 है ये रेशियो. तो अगेन ये पता है तो ये 1:3 भी आप इसे देख सकते हो कि 1:3 है. तो फिर चलो 1:2 से ही कर लेते हैं. 1:3 वाले में एक्सटर्नल डिवीजन में सीन किन लोगों को प्रॉब्लम होती है.
तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट को h, k अज्यूम करता हूँ तो h प्लस 0 h 1 into h plus 2 into 0 divide by 3 which is actually h by 3 is equal to centroid का coordinate which is x coordinate 3 plus 5 cos theta plus sin theta upon 3. ठीक है, ये 3 भी कट ही जाएगा नीचे वाला जो है. सिमिलरली k की बात करेंगे तो k भी जब आप देखोगे तो 4 plus 5 times sin theta minus cos theta आ जाएगा. So h और k थीटा पे डिपेंडेंट आ गया. तो यू हैव टू, आपके पास दो इक्वेशन है, एक थीटा वेरिएबल उसको एलिमिनेट करना है. तो सिंपल ही बात है यहाँ तो h-3 और h-4 इज इक्वल टू दिस, ऐसे आप कर सकते हो. एंड देन इसको ऐड करोगे तो भी काम चल जाएगा इस बार. तो h-3 का स्क्वायर प्लस k-4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ऐसे कुछ आएगा. और वो sin थीटा cos थीटा वाले टर्म्स जो होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे. तो इज इक्वल टू 50 ऐसे कुछ आ जाएगा. देन x और y को आप जब डाल दोगे तो फिर यहाँ पे सॉल्व होके आ जाएगा. However, there is a problem. ये जो आंसर है, this answer is not given in these terms. आंसर आपको h और k के टर्म्स में गिवन है. अब सॉरी, मैंने ये मतलब इसको h और k को तुम x और y से रिप्लेस कर दोगे तो देयर इज अ प्रॉब्लम कि यार इसको सॉल्व करने के लिए एक्चुअली में इनमें से एक मैच कर जाएगा इससे, बट वो आपको देखना पड़ेगा. मैच कराने के लिए आपको चारों को सॉल्व करना पड़ेगा एंड दैट वुड बी अ टू मच ऑफ अ ट्रबल. एक्चुअली पता है इन्होंने क्या किया होगा? इन्होंने ये किया होगा कि x-3 5 cos थीटा प्लस साइन थीटा है, क्योंकि इनके जो फॉर्म है वो भी बहुत सिमिलर सी फॉर्म है. और y-4 5 sin थीटा माइनस cos थीटा है. What this examiner would have done is, उसको ये समझ नहीं आएगा कि ऐसे सिंपली एलिमिनेट हो सकता है स्क्वायर करके ऐड करने से. He would have figured out कि cos थीटा की sin थीटा की वैल्यू निकालने के लिए ऐड कर दो दोनों को. x प्लस y माइनस 7 इज इक्वल टू 10 टाइम्स sin थीटा. सब्ट्रैक्ट कर दो x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 10 टाइम्स cos थीटा और फिर स्क्वायर करके ऐड कर दो. तो इस बार क्या हो जाएगा? x प्लस वाई माइनस 7 का स्क्वायर और x माइनस वाई प्लस 1, x प्लस वाई माइनस 7 और x माइनस वाई प्लस 1, ये इसका स्क्वायर. ये दिस इज व्हाट यू, दिस विल बी इक्वल टू 100. सो ये आपका आंसर आ जाएगा. एक्चुअली में आप इसको ओपन अप करोगे तो यही सेम ही बन जाएगा. अगर हम सोचेंगे तो दिस विल बी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 49 माइनस minus 14x minus 14y plus 2xy plus again x square plus y square plus 1 minus 2xy plus 2x minus 2y is equal to 100. आप जब इसे ओपन अप कर रहे हो ना इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो अगर आप नोटिस करोगे तो 2xy तो कैंसिल ही हो गए. 14x ये minus 12x आ गया और y के लिए y वाले टर्म में minus 16y आ गया. x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 बार आ गया. 1 और ये 49 से इधर 50 बच गया. ठीक है, और उसको भी आधा करेंगे तो 25 आ जाएगा कुछ. तो ये आ जाएगा क्योंकि इसमें भी आधा होगा. 6x माइनस 6x आ जाएगा. ये 6x है, 8y है. ये 50 क्यों आ रहा है? इसमें कोई गलती की है मैंने? 5 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस 5 स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस cos थीटा sin थीटा और ये 5 स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस, तो 50 आना चाहिए था इधर. तो सर वो कांस्टेंट टर्म माइनस होगा, वो खुल के कांस्टेंट टर्म माइनस होगा नीचे में 50 में से. अच्छा, इधर से 25 आएगा. हाँ ठीक है. यस यू राइट. ठीक है, ग्रेट. सो आर वी एबल टू अंडरस्टैंड दिस? समझ आ रहा है हमें? हाँ ठीक है. तो ये थोड़ा पंगा हो गया, पता है. इसमें पूरी मेहनत करने के बाद आंसर निकालना मुश्किल हो जाएगा अगर ये चीज नहीं समझ आ पाई तो. फिर उसके बाद चारों को सॉल्व करके इस फॉर्म में लाना मतलब बहुत पेनफुल काम है. पर चलो जो है वो है. लेट अस मूव ऑन. लेट अस डू अनदर अनसॉल्वेबल क्वेश्चन.
तो इफ 4a square plus b square plus 2c square plus 4ab minus 6ac blah 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 कुछ abc का कुछ रिलेशन दे रखा है, then family of these lines may be concurrent at the points. Now family of concurrent family of line का क्या मतलब है? You have to write it as a times something plus b times something is equal to 0, और ये L1 L2 का point of intersection निकालना है आपको, isn't it? भाई इस चीज का मतलब तो यही है ना कि अगर एक फैमिली ऑफ लाइन कॉन्करेंट है तो उसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कैसे निकालते हो आप एक यहाँ पे लाइन की इक्वेशन इनपुट हो रही होगी, यहाँ पे लाइन की इक्वेशन इनपुट हो रही होगी, तो आपको एसेंशियली व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड सी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी. अगर हम यहाँ सोचें तो इस क्वेश्चन में सी की वैल्यू निकालनी ए और बी के टर्म्स में, बहुत बार कर ली, पहले भी हम कर चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन किया था हमने ऐसे ही प्रैक्टिस, तो सी की वैल्यू ए और बी के टर्म्स में निकाल दी, बट ये क्वेश्चन निकालने नहीं देगा. क्यों निकालने देगा? क्योंकि अगर आप देखोगे तो अभी सी में कैसे निकालोगे सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ 2c स्क्वायर प्लस और माइनस 6a माइनस प्लस 3b टाइम्स c प्लस 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4ab is equal to 0. Now what I have done is I have written this expression in terms of c. c में मैंने क्वाड्रेटिक बनाई, c की वैल्यू निकालनी है तो what am I thinking? c की वैल्यू निकालनी है, c में क्वाड्रेटिक बना लेता हूं, चलो c की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a एंड b निकालनी है. अब इसको फैक्टराइज करने के लिए तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सोचना. What else I can think about is I can think about solving it directly. c is equal to 6a plus 3b plus minus under the root में 6a plus 3b का स्क्वायर 9 बाहर आ जाएगा, 2a plus b का स्क्वायर ऐसे कुछ कर लेते हैं, माइनस 8 टाइम्स 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4ab which is also, अगर आप नोटिस करोगे तो 2a plus b का स्क्वायर ही है, interestingly divided by 4 which is 6a plus 3b plus minus again 9 minus 8 तो एक ही बच जाएगा यहाँ पे, ये ठीक है, तो पूरे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2a plus b ऐसे कुछ आ गया. बहुत अमेजिंग बात है, बहुत सिंप्लीफाइड हो गया अपॉन 4. तो अब c की वैल्यू या तो 6a plus 3b plus 2a plus b which is 8a plus प्लस वाले को लेंगे तो 8a plus 4b अपॉन 4 ऐसे कुछ आ जाएगा which is 2a plus b होगी, या फिर माइनस वाला लेंगे तो 6a में से 2a गया तो 4a आएगा, 3b में से 2b आ जाएगा अपॉन 4 which is a plus b by 2 ऐसे कुछ हो जाएगा. अब एक बार c की वैल्यू को ये डाल दो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, सिंपल सी इक्वेशन थी ना, उसमें सी की वैल्यू को ax प्लस बी वाई प्लस 2a प्लस बी डाल देते हैं इक्वल टू 0, तो ये जाएगा a टाइम्स x प्लस 2 प्लस b टाइम्स y प्लस 1 इक्वल टू 0 विच इज x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू -1. तो पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी आ जाएगा -2 -1. यहां से अगर हम डालेंगे तो ax प्लस बी वाई प्लस a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू 0. दिमाग में कर लो, a को कॉमन लेंगे x प्लस 1, x की वैल्यू आएगी -1, b को कॉमन लेंगे y प्लस हाफ, y की वैल्यू आएगी -1/2, तो -1, -1/2, सो -2, -1 या -1, -1/2, -1 -1/2 ये हो रहा है, -1 -1 नहीं आ रहा, -2 -1 ये हो रहा है, ये नहीं आ रहा. यस, सो these are the two correct answers in this question. बात समझ आ रही है क्या? अरे ये अब मैंने जो सॉल्व किया तो बड़ा सिंपल लग रहा होगा, बट ये वाला जो स्टेप है इसको लेने के लिए ना बहुत ज्यादा वो चाहिए, मतलब व्हाट डू यू कॉल इट, डेयर, मतलब आई डोंट नो वर्ड क्या यूज करना चाहिए, मतलब थोड़ा क्या होता था, हिम्मत का इंग्लिश क्या होती है? इंग्लिश करेज. करेज, हाँ करेज चाहिए ना, तो इसमें भरोसा भी नहीं होगा कुछ होने वाला है. बट अगेन मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कॉन्करेंट है तो सी का ए और बी में रिलेशन आना ही पड़ेगा, मतलब इकलौता ये रिलेशन गिवन है, इसके अलावा कुछ गिवन है ही नहीं. हाँ मैं बेटा बताओ. अब थोड़ा अलग करा था, मतलब मैं तो हाँ, लिख हाँ. दिया इसको 2a plus b minus 3/2c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू c/2 का होल स्क्वायर. 2a plus b -3/2c का होल स्क्वायर, क्योंकि मतलब वो मेरे को वो जो
ए बी और ए सी वाले टर्म्स थे उसको मैं चाहता था कि उसी में आ जाए वो स्क्वायर में, वो तो ये 2a प्लस बी माइनस 3/2 c का स्क्वायर इक्वल्स टू c/2 का स्क्वायर ही आ गया, तो उधर से 2 आ गए प्लस c/2 माइनस। हाँ मतलब so ये जो आपने ये सॉल्व किया है उसको आपने बस फैक्टराइज कर लिया है हमने पहले। हाँ मतलब ये थोड़ा मेथड मेरे को हाँ मतलब इफ यू आर एबल quadratic टू वाला, स्ट्राइक हाँ। इट इज ग्रेट, बट वरना बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर में से कन्वर्ट कर लेना 3 वालों को, तो मतलब यू नो व्हाट इज दी, मतलब अभी आज तुम कर पा रहे हो, कल सेम क्वेश्चन तुम्हें दूंगा तुम नहीं कर पा रहे हो, मतलब अगेन मोस्टली। सो ठीक है, so ठीक है guys, I think we are okay with this particular question. Let's hope we understand it. Let's move on and let's see 28th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, बट मतलब अगेन मैं कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था हमारे पास, मतलब वी वर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, मतलब एंड दिस इज हाउ आई सॉल्व दिस, मतलब क्योंकि ये हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी ऐसी चीजें करी हुई हैं, मतलब 2-3 बार ऐसी चीजें करी हुई हैं, तो इतना डर नहीं लगना चाहिए अगर मैं बोलूँ तो। Equation of the sides of the triangle having 3, -1 as vertex and x minus 4y plus 10 equal to 0, and ये जो दूसरी लाइन की इक्वेशन है angle bisector and as median respectively drawn from different vertices are। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही मुझे मन कर रहा है सॉल्व ना करना पड़े, है ना, न्यूमेरिकल टाइप में होता है, कितना अच्छा ऑप्शन है कि भाई सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ऐसी फीलिंग आती है ना तुम्हें। तो मतलब इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, उसकी एक वर्टेक्स दे रखी है और x माइनस 4y प्लस इससे पास कर रहा है 3 प्लस 4y, नहीं ये तो पास नहीं कर रहा, तो किसी और वर्टेक्स से, जैसे दिस इज a, किसी और वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन दे रखी है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, एंगल सेम है, इसकी इक्वेशन है x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल 0, और अगेन उसके बाद 6x प्लस 10y 18 माइनस, नहीं ये भी नहीं पास कर रहा, अच्छा उसके अलावा एक और वर्टेक्स से इन्होंने दे रखी है एक और इक्वेशन मीडियन की, लेंथ इक्वल है, और इसकी इक्वेशन क्या दे रखी है इन्होंने भाई साहब, 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 59। ओके, सो अब what we are supposed to find out in this particular question is कि equation of sides क्या होंगी। अच्छा ओके, नाउ इस लाइन की इक्वेशन पता है, तो इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट अज्यूम करा जा सकता है क्या, अगर मैं यहाँ पे y को मान लेता हूँ t, तो ये हो जाएगा y को अगर t मान लेता हूँ तो t और x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4t माइनस 10, मैंने y को इसलिए t माना, मैं x में नीचे फ्रैक्शन में क्यों लिखूं, y को t मान लेते हैं, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है मुझे, तो यहां से इसका मिड पॉइंट निकाला जा सकता है, तो सिंपल सी बात है, ये एंगल बाइसेक्टर होना भी जरूरी है, एंगल बाइसेक्टर को यूज नहीं किया मैंने, इसका मिड पॉइंट देखूंगा इन टर्म्स ऑफ t, तो इसको ऐड करता हूं तो 4t माइनस 7 डिवाइड बाई 2 कॉमा t माइनस 1/2, एंड दिस शुड पास थ्रू दिस लाइन, मीडियन की इक्वेशन है ये, एंड इफ इट शुड पास थ्रू दिस लाइन तो 6 टाइम्स 4t माइनस 7/2 प्लस 10 टाइम्स t माइनस 1/2 इज इक्वल टू 59, तो यहां से t की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 3 5 12 17t 21 5 26 85 आ गए, इंटरेस्टिंग t की वैल्यू आ गई 5। ओके, तो वी आर लकी, तो ये 10,5 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। अच्छा, तो आपके पास ए बी लाइन की इक्वेशन तो पता चल जाएगी ना मुझे, अब ए बी लाइन की इक्वेशन देखेंगे तो y प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 टाइम स्लोप कितनी है 5 माइनस 1 6 10 माइनस 3 7, तो 7y माइनस 6x, और ये 7 है इज इक्वल टू, इस लाइन पे लिखते हैं प्लस 7 प्लस 18 25 इज इक्वल टू 0, है कोई इसी 7y माइनस 6 है, 6x उल्टी है, 6x माइनस 7y प्लस एक तो आ गई, चलो, बट ये ऑब्वियसली बात है कि इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल चाहिए, तो मतलब अभी सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी चाहिए होगा, या इक्वेशन किसी तरीके से निकल जाए, तो अब कैसे कर सकता हूं मैं, व्हाट कैन आई डू नाउ,
what can we do in this case is C point का coordinate निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? चलो बताओ. Is there any ideas that we are getting for get the coordinate of point C? हाँ अभिषेक. भैया मुझे कुछ याद आ रहा है कि ऐसा था कि C की जो इमेज ये जो x-4y+10 है, इसमें अगर C की इमेज लेंगे तो AB पे लाइन लाई करनी चाहिए. अच्छा. ऐसी कोई प्रॉपर्टी मुझे जैसे याद आ रही है. मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसा किया होगा पहले आपने सॉल्व, तो वहां से याद आ रहा है. ऋषि. भैया मैंने तो जो BC लाइन है उसकी एक स्लोप मान ली है अच्छा. और C पॉइंट को मैंने कोऑर्डिनेट दे दिया और उसको मैं वो मीडियन से पास कर रहा, तो वहां से एक इक्वेशन आ गई XY की, एंड जो M तो इस पॉइंट की इक्वेशन अगर लिखना चाहते हैं तो y-5 is equal to m times x-10. ये ऐसे कुछ हमने इस्तेमाल कर लिया. और एक वो C पॉइंट मीडियन से पास कर ही रहा है, वो हमें पता है. ठीक है. तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर अज्यूम करना है तो अगर मैं x को t मान लूं तो ये हो जाएगा 5 plus m times t-10. ओके. गंदा सा है बट चलो कोई नहीं. हाँ भैया, तो इसमें फिर हम जो BC और AB पॉइंट है उनका बाइसेक्टर दे रखा है, तो फिर हमें हम जो हमारा एंगल बाइसेक्टर है उसका भी स्लोप पता है और AB पॉइंट का भी स्लोप पता है, तो फिर tan वो m2 minus m1 by 1 plus m1 m2 को इक्वेट कर दूंगा और साइन का देख लेना पड़ेगा क्योंकि वो साइन उल्टा होगा, तो वहां से BC की स्लोप आ जाएगी, वहां से m की वैल्यू आ जाएगी. अच्छा. m1 minus m2 की स्लोप से करेंगे ना, दैट वुड बी अ वेरी ठीक है. नहीं ये भी नहीं काम करेगा क्योंकि दो वेरिएबल होगा ना, एक ही वेरिएबल होता तो कुछ होता नहीं, तो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. ठीक है. अब देखते हैं हम लोग. ऐसा कुछ आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है दैट अभी हमने ये फैक्ट नहीं यूज किया कि ये एंगल बाइसेक्टर है. यहाँ पे दिस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल. नाउ एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी एक होती है कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है, अगर आप इन दोनों लाइंस का एंगल बाइसेक्टर है तो मतलब अगर इस पॉइंट की इमेज यहां पे बनाना चाहोगे, आप इस पॉइंट की इमेज लोगे, इफ यू टेक द इमेज, सो इमेज ऑफ पॉइंट ए इन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC मस्ट लाई ऑन, इस एंगल बाइसेक्टर में मस्ट लाई ऑन BC. ये थोड़ी अजीब सी बात है कि देखो ये वही वाली बात है अभिषेक कहते हैं कि भाई मैंने पहले देखा हुआ है तो आई एम एबल टू अंडरस्टैंड दिस, बट हमने नहीं देखा हुआ होगा तो देन देयर वुड बी अ लिटिल प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर केस. दैट्स ऑब्वियसली गोइंग टू बी देयर. दिस बेसिकली वुड इंप्लाई, अब इमेज हम निकालते कैसे हैं, x-3 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू y+1 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू -2 ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग. अभी समथिंग क्या है भाई साहब? x का कोएफिशिएंट किस लाइन में डिफरेंशियल ले रहे हैं, ये रिले वाली लाइन 1. y का कोएफिशिएंट क्या था, -4. यहाँ पे आप क्या कहते हैं 3, 1 इस इक्वेशन में डालें, 3 + 7 + 10 17, और x² + y², x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम करना है, 1 + 16, ये भी 17 ही हो गया. इंटरेस्टिंग बात है, तो 1 ही आ गया. तो यहाँ से हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3 - 2 विच इज -1, और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 8 7. तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1,7. नाउ दिस इज नॉट C. इसमें कुछ लोग गलती करते थे, यही C हो गया. दिस इज नॉट C. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आते ही आपको BC लाइन की इक्वेशन पता चल गई है एक्चुअली में. As soon as you get this point का coordinate, you get the equation of the line BC. How do we get the equation of the line BC? Y - 7 BC लाइन की इक्वेशन हम देख रहे हैं is equal to slope times, which is 7 - 5 upon 1 - 10 into x - 1. So that is -9y plus 63 is equal to 2x plus 2x minus 2. Okay. So 2x plus 9y minus 65 equals 0. ये आ रही है कोई इक्वेशन? 2x plus 9y minus 65 equals 0. तो ये भी आ गया. ठीक है, तो दो पार्ट ठीक हो गए. अब AC की इक्वेशन कैसे निकलेगी अभिषेक? सर मैं थोड़ा छूट गया पीछे, देखा नहीं मैंने कहाँ थे.
AC की इक्वेशन, ये वाली जो AC लाइन है इसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी, ये वाली जो लाइन है, इसके लिए हमें C का कोऑर्डिनेट चाहिए। अब इसके लिए आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि देखो ये इक्वेशंस आ गई दो हमारी, तो अब यहाँ से आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लो, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लोगे तो आपका x के लिए सॉल्व हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 27 माइनस 17y, 65 इंटू 3 कितना होता है 195 माइनस 59, 195 minus 60 is 135, 136. That implies y is equal to 8. 34 होता है ना, तो y की वैल्यू 8 आ गई। y की वैल्यू 8 आते ही x की वैल्यू आ गई 6x is equal to minus 21 minus 7 by 2. x की वैल्यू minus 7 by 2, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। ओके, एंड देन a का कोऑर्डिनेट है तो AC की इक्वेशन निकाल सकते हैं ना हम लोग, तो प्लीज डू दी हार्ड वर्क बाय योरसेल्फ। मैं अपने मेरे से टॉर्चर, मेरे को इतना टॉर्चर मत करो, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो छोड़ना ही, समझ रहे हो, क्योंकि अभी तो मेरे को समझ आ रहा है कि क्या करना है इसमें, तो पहले समझने के लिए टाइम लगाओगे, फिर एक एक स्टेप करने के बाद टाइम लगाओगे और एक एक आंसर आएगा, ऐसे तो बहुत मुश्किल होने वाली है। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। मतलब तीनों लाइन की इक्वेशन निकालने को ही नहीं बोलना चाहिए था, इन्होंने बोलना चाहिए था कि एक पर्टिकुलर इक्वेशन निकाल के दे दो। ठीक है, समझ आ रही है बात? ओके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वैसे दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बनाया हुआ है इन्होंने, ये थोड़ा गलत बात है, इतना मेहनत नहीं करनी चाहिए। लेट अस मूव ऑन। इफ वन ऑफ द लाइंस in 2x square plus axy plus 3y square equal to 0 coincide with one of the lines given by this particular equation, okay, and the other line represented by them be perpendicular, then which of them may be true? देखो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, ये इक्वेशन हमें दे रखी है। दिस इज, पहली बात ये समझो, ये बात तो आई होप आपको समझ आ जाती होगी, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ pair of straight line passing through origin, right? This is the equation of the pair of straight line passing through origin, and अगर ये एक pair of straight line passing through origin है तो उसका एक सोल्यूशन आएगा y equal to m1x और इसका एक सोल्यूशन आएगा y equal to m2x। बड़ी सिंपल सी बात है। ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि भाई एक लाइन ऐसे पास कर रही है और दूसरी लाइन के बारे में कोई और रिलेशन दे रखा है दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। सिमिलरली when I look at this particular line 4x square plus bxy minus 6y square equal to 0, तो अब एक लाइन में से बोला भाई कोइंसिडेंट है, मतलब इसका एक सोल्यूशन आएगा y equal to m2x, सॉरी m1x मान लेते हैं, m1x वाली सेम है। और एक इंटरेस्टिंग बात बोली है, दूसरी जो लाइन है इसकी कि वो आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये m2 है तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी -1/m2x। ये बात समझ आई क्या? एक लाइन हमने सेम रख ली और दूसरी लाइन हमने कह दी कि इन दोनों के आपस में परपेंडिकुलर है, विच मीन्स कि अगर मैं एक क्वाड्रेटिक बनाऊं, मतलब x स्क्वायर से डिवाइड करके जब हम बनाते हैं तो 3m स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स y बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब ये y बाई एक्स को m मानते हैं हम, तो इसका जो हमारा रूट है तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस a बाई 3 होगा और m1 m2 जो है वो प्लस 2 बाई 3 होगा। सिमिलरली इन दिस इक्वेशन जब मैं क्वाड्रेटिक बनाऊंगा तो आ जाएगी 6m स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, माइनस b टाइम्स m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आप समझ रहे हो कैसे किया मैंने? x स्क्वायर से डिवाइड किया दोनों इक्वेशंस में, इसमें भी x स्क्वायर से डिवाइड किया तो और y बाई एक्स, y इक्वल टू mx अगर मैं मान रहा हूं तो y बाई एक्स मेरा m हो जाएगा ना, ठीक है। तो अगेन इन दिस केस m1 प्लस m2 की वैल्यू दे रखी होगी, दे रखिए b बाई 6 और m1 सॉरी m2 नहीं है ये -1/m2 है, तो -1/m2 लिख देते हैं यहाँ पे, m1 इंटू -1/m2 which is m1/m2 minus that is -4/6 which is -2/3 which is m1 m2 is 2/3, so yeah that's okay। अब हमारे को a और b में रिलेशनशिप निकालना है, तो अब अगर हमें a और b में रिलेशनशिप निकालना है तो कैसे निकलेगा? मतलब एसेंशियली चार इक्वेशन है, m1 m2 a b, चार वेरिएबल है, आइडियली यू शुड बी एबल टू सॉल्व फॉर दीस 4 वेरिएबल्स। कैसे सॉल्व करें? इक्वेशन सिंपल लग रही है बट
इसको m1 m2 इसको यूज कर लेते हैं, क्या होगा, कैंसिल से हो जाएंगे ना। अगर मैं m1 m2 को मल्टीप्लाई कर लूँ आपस में तो m1 स्क्वायर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट साइड पे 4/9 हो जाएगा, विच सेज कि m1 की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 2/3 आ सकती है। इज इट ओके? और m1 की वैल्यू प्लस माइनस 2/3, तो m1 की वैल्यू मतलब दो वैल्यूज है, प्लस 2/3 या फिर माइनस 2/3। तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 2/3 में 1 हो जाएगी और इस केस में माइनस 1 हो जाएगी। ओके तो m1 प्लस m2 माइनस a/3 जब मैं देखूंगा, माइनस a/3 जो है वो m1 प्लस m2 दैट इज 5/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू -5 हो जाएगी इस केस में, और a की वैल्यू -5 आ गई, तो m1 माइनस 1/m2 which is 2/3 minus 1 is equal to b/6, that is minus 1/3 is equal to b/6, which implies b is equal to -2। तो a की वैल्यू -5 और b की वैल्यू -2, एक ऑप्शन ही हो गया इस केस में। और इन्होंने बोला, तभी इन्होंने विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रू बोला है, a प्लस b जो है वो 7 है और a माइनस b भी निकालना है ना, दो वैल्यू निकालना है, a प्लस b और a माइनस b। a माइनस b जो है वो -3 है और a प्लस b 7 है, a माइनस b -3, ये ट्रू हो गया। ग्रेट। अब हम देखते हैं इस वाले केस में -a/3 would be -5/3, which would imply a की वैल्यू इज 5 और b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन में डाल देते हैं, m1 minus 1/m2 that is 2/3 minus minus plus 1 is equal to b/6। m1 की वैल्यू को डालना है -2/3 और इसकी वैल्यू को -+1 हो जाएगा वो, तो 1/3 is equal to b/6 which implies b is equal to 2। तो यहाँ से a प्लस b की वैल्यू जो है 5 आ गई और a माइनस b की वैल्यू 3 आ गई। a माइनस b की वैल्यू 3 भी आ सकती है, a माइनस a प्लस b की वैल्यू, तो a प्लस b कितनी, 5 नहीं है ना, 7 आएगी ना, सॉरी a प्लस b की वैल्यू 7 भी आ सकती है, a माइनस b की वैल्यू -3 भी आ सकती है, a माइनस b की वैल्यू 3 भी आ सकती है, a प्लस b -6 तो नहीं आ रहा ना, नहीं। ओके तो ये ऑप्शंस हमारे यहाँ पे आंसर है, सो दैट इज अगेन फाइन। तो ये चीज जो है, ये मैंने जो अज्यूम करी है ना, ये पूरा क्रिटिकल स्टेप है। उसके बाद सॉल्विंग अगेन इज नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट विल टेक सम एफर्ट, तो वो एफर्ट आप लगाना है तो सॉल्व हो जाएगा। किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी इस क्वेश्चन में, समझ आया ये? ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन कितना टॉर्चर कर रही है, मतलब सिंपल सी कहानी है, बट टॉर्चर पूरा होता है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, let us move on, let us discuss a few more questions on level 2 straight line। okay, so this question says two equal sides of an isosceles triangle are given by this equation 7x minus y plus 3। तो हमारे पास एक isosceles triangle है, उसकी दो इक्वल साइड जो है उसकी इक्वेशन गिवन है 7x minus y plus 3 equal to 0 and x plus y minus 3 equal to 0। ये दो लाइंस की इक्वेशन हमें गिवन है। ठीक है, ग्रेट। थर्ड साइड पासेस थ्रू द पॉइंट 1, -10। ये जो साइड है ये 1, -10 से पास करती है। ओके, the equation of the third side can be, okay, अब कैसे करें इसे, equation of the third side can be, how do we do this? Any thought on this? हाँ हर्ष। भैया इसके अंदर हम ये जो दोनों लाइंस हैं इनके बीच का एंगल निकाल के, हमको पता होगा कि बाकी दो जो एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे, तो फिर उसके हेल्प से हम लोग थर्ड साइड का स्लोप निकाल के ट्राई कर सकते हैं।
इन दोनों की लाइन का एंगल अगर निकालेंगे तो इसकी स्लोप इज 7 एंड इसकी स्लोप इज -1. एंगल देखेंगे तो 7 + 1 अपॉन 1, मतलब हाँ 1 + m1 m2 होता है ना, 1 - 7, so that is tan theta is equal to this, so that will be 4/3 or -4/3, which is मैं ऑडी लेते थे मैं जब से, तो 4/3 हो जाएगा. हाँ अब बताओ क्या करें. भैया इससे हम टैन के रिस्पेक्ट में ये वाला एंगल निकाल सकते हैं जो वर्टेक्स वाला एंगल है, और उसकी हेल्प से बाकी दो एंगल्स हमको पता चल जाएंगे. बाकी तो एंगल मतलब कॉम्प्लिकेटेड होंगे, मतलब सिंपल नहीं होंगे. मतलब ऐसे तो ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा मान लेते हैं 4/3 के लिए. अगर tan थीटा 4/3 है तो ये एंगल कितना आ गया, 53 डिग्री. 53 डिग्री आ गया ना थीटा की वैल्यू जो है. अगर मैं इसे 53 डिग्री मान लूँ एक एग्जांपल में, तो फिर ये वाले एंगल्स गंद से आएंगे ना, 90 - 53/2, फिर ये भी ऐसे कुछ होगा. दिस इज गोइंग टू बी ट्रिकी. यश आवाज आ रही है भैया? भैया हम एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन निकाल सकते हैं, और उससे फिर हम उसकी स्लोप में परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो हमारी थर्ड साइड की स्लोप होगी. मतलब दोबारा बोलो. हम एंगल बाइसेक्टर की स्लोप निकाल सकते हैं. हम एंगल बाइसेक्टर की स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है. एंगल बाइसेक्टर निकाल सकते हैं, मतलब ये कह रहे हो आप, वहाँ निकल जाएगा एंगल बाइसेक्टर. अब एंगल बाइसेक्टर ए परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो थर्ड साइड होगी. अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो व्हाट वी कैन डू इज कि अगर हम यहाँ एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होता है बेस के ना. दैट्स द प्रॉपर्टी विद ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल दैट वी आर यूजिंग. ठीक है, एंगल वाली चीज भी ठीक थी यार, बट आई डोंट सी मतलब दैट टेकिंग अस टू द आंसर. दैट माइट बी अ लिटिल लॉन्गर, वे लॉन्गर रूट. तो हाँ, तो ये एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालना, दैट शुड बी इजी. इनफैक्ट जब भी आप ये देखते हो ना 7x - y, ये तो काफी कॉमन सा टर्म होता है. यहाँ पे नीचे 5√2 आ जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस x + y - 3 अपॉन √2 आ जाएगा. √2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक इक्वेशन आ जाएगी 7x - y + 3 इज इक्वल टू x + y - 3, which says 6x - 2y - 6 is equal to 0, which is 3x - y - 3 is equal to +3 is equal to 0. This is what we get. And another one would be 7x - y + 3 minus, अच्छा 5 तो मैं भूल ही गया, सॉरी. क्या कर रहा हूँ मैं, 5x + 5y - 15. That will be 2x - 6y + 18 is equal to 0, which is x - 3y + 9 is equal to 0. यहाँ पे -5x - 5y + 15, and then that would be 12x + 4y - 12 is equal to 0, which is 3x + y - 3 is equal to 0. These are the two equations that we're going to get. So these are the two angle bisectors. Interesting बात ये है कि इसकी स्लोप जो है वो है 1/3, इसकी स्लोप जो है वो है -3. इसके परपेंडिकुलर जो दूसरी लाइन है उसकी स्लोप इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन की स्लोप -3 हो जाएगी. एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन शुड बी, ये कहाँ से पास कर रहा था, 1, -10 से पास करना था इसे. 1, -10 से पास करना था, तो y + 10 is equal to -3 times x - 1. यहाँ से इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसकी स्लोप हो जाएगी 1/3, तो y + 10 is equal to 1/3 times x - 1. यहाँ से दो इक्वेशंस आ जाएंगी हमारे पास, एक y + 3 से भी कुछ आ रही होगी, और एक, तो दिस इज y + 3x + 7 is equal to 0. यहाँ पे 3y
minus x plus 30, 31 is equal to 0. So 3y minus x plus 31. This is the line. And y plus 3x plus 7. This is the line. So ये दोनों लाइन्स आ गई हमारे पास. Are we clear? ठीक है. So what the fact that we had to use the angle bisector is perpendicular to that line. So उससे उस लाइन की स्लोप पता चल गई, पॉइंट हमें पता है. तो ये फीलिंग हमारे को होनी चाहिए कि पॉइंट पता है, किस तरह की स्लोप पता चल जाए उस लाइन की, तो दैट शुड बी फाइन. और आइसोसेलेस में एंगल बाइसेक्टर से स्लोप पता चलता है. एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालना बहुत आसान है. ओके. तो एक्चुअली मतलब अगर आप सोचोगे दो केस बनते भी क्यों है, दो केस इसलिए बनते हैं क्योंकि ये ऐसे भी तो हो सकता था, ये केस भी तो हो सकता था, यहाँ पे भी तो हो सकता था. वन मतलब जो लाइन होती है थर्ड वाली लाइन ऐसे भी तो आ सकती थी, 1,10 से पास करती, 1,-10 से पास करती हुई. सो इसलिए दो केस बन जाते हैं. कभी थॉट आता है दो केस बनने का, वरना तो एंगल बाइसेक्टर में मोस्टली दो केसेस होते हैं और दोनों केस वैलिड होते हैं अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में स्पेसिफाइड हो कि ये वाला वैलिड नहीं है. वो हमें दिखता नहीं है एक बार में, बट मोस्टली दो केस वैलिड होते हैं. नॉट ऑलवेज, मोस्टली. ठीक है. Let us move on to another question which is there in an IIT exam. तो ये तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो हम करा देते हैं ताकि तुम्हें लगे कुछ अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं, बट IIT के पेपर में इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं. All points lying inside the triangle found by 1,3, 5,0 and -1,2 satisfy which equation? क्वेश्चन पहली बार में तो गलत ही लगता है. क्यों? क्योंकि दिस इज लाइक व्हाट, कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये 3x + 2y = 0 को जैसे लाइन आएगी, एंड इस लाइन के इसका रीजन होगा मोस्टली, या नीचे वाला रीजन होगा, ट्रायंगल थोड़ी ना है. बट एक्चुअली में उन्होंने क्वेश्चन ये नहीं बोला. क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, ट्रायंगल के अंदर के पॉइंट क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं. ये नहीं कि ये दिस इज मतलब दिस इंप्लाइज दिस नहीं है, दिस इंप्लाइज दिस, मतलब सॉरी इम्प्लीकेशन नहीं है एक का दूसरे का. दोबारा सोच लेते हैं. तो ट्राइंगल जो बनेगा हमारा 1,3, मेरे को इसमें अंदर बाहर की कहानी है तो इसमें तो बना ही देते हैं प्रॉपर्ली. 1,3 1 and 3 इधर आ गया. 1,3 5,0 5,0 -1,2 समवेयर है. ठीक है, ये आपका ट्राइंगल हो गया. अब हमारे को ये देखना है कि जितने भी ट्राइंगल के अंदर के पॉइंट हैं क्या वो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं 3x + 2y > 0. ठीक है. तो अगर देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, या तो 3x + 2y लाइन ऐसे आ जाए और ये उसके सब ऊपर हो जाए, एक पॉसिबिलिटी है. या फिर एक पॉसिबिलिटी ये है कि 3x + 2y लाइन जो लाइन है वो यहाँ आ जाए इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में, तो ये सब नीचे हो जाए. तो ये दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी हमें कंसिडर करनी है. तो अगेन आप एक्चुअली में प्लॉट करके कर सकते हो या फिर आप सॉल्व करके भी कर सकते हो. कि आप ना इसमें यहाँ पे दो तरीके से किया जा सकता है इस क्वेश्चन को. 3x + 2y > 0 में अगर मैं इक्वेशन लिखने की कोशिश करूँ, बनाने की कोशिश करूंगा, तो 3x और y = -3x/2 है. तो दिस वुड बी समवेयर लाइक दिस. ये सोचना पड़ेगा जब x की वैल्यू -1 हो रही है तो ये 3/2 हो रहा है y, तो ये नीचे रहेगा. यहाँ तो नीचे इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, तो ये तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा कि > 0 है. अब ऐसे नहीं सोचना. दूसरा तरीका क्या है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट डाल दो इसमें. -1,2 डालते हो तो -3 + 4 > 0. हाँ हो रहा है. 1,3 डालते हो तो 1,3 तो ऑब्वियसली 3 + 6 > 0. हाँ हो रहा है. फिर 5,0 डालोगे तो 15 is > 0. यस हो रहा है. तो all the points are satisfying this criteria. Yes, that imply कि all of them are actually on the same side of the line. So basically जितने अंदर के points होंगे वो भी सब satisfy कर रहे हैं. Similarly 2x + y - 13 > 0, इसमें डालने की कोशिश करते हैं. 2x को x को 1,3 को डालूंगा तो 2 + 3 - 13 > 0. ये तो नहीं सेटिस्फाई किया. एक ही नहीं सेटिस्फाई किया, यहीं से पता चल जाएगा ये तो सेटिस्फाई नहीं होगा. ठीक है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी सेटिस्फाइड. फिर 2x - 3y - 12, इसमें डालने की कोशिश करते हैं. 2 - 9 - 12 is < 0. हाँ. फिर -1,2 डाल देते हैं. -2
-6 -12 नहीं, हाँ ठीक है, दैट इज लेस देन इक्वल टू 0, हाँ बिल्कुल ये भी लेस देन इक्वल टू 0 है। 5 0 0 डाल देते हैं। 10 -12 इज लेस देन इक्वल टू 0, हाँ ये भी है। तो अगेन ये वाला भी सेटिस्फाई, ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू। -2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसमें भी डालने की कोशिश करेंगे तो -2 + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ। फिर 5 2 0 डालेंगे तो वो तो समझ आएगा, -10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, तो ये भी नहीं सेटिस्फाई हो रहा। तो ये दोनों ए और सी आंसर आ गए हमारे। This is how the question was supposed to be solved. A very fairly straightforward question if you are able to strike to this method. So that is the, otherwise आपको प्लॉट करने में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा यार, प्लॉट एकदम से देखना आसान नहीं होता है। प्लॉट कर सकते हो बट फिर भी that can also be a fair enough picture. ठीक है, let us move on. 44th. Let L1 be a straight line passing through the origin and L2 be the straight line x plus y equal to 1. तो L1 की तो इक्वेशन को सिंपली ऐसे मान लिया जाए, y equal to mx, ठीक है, और x plus y is equal to 1 एक दूसरे में। If the intercepts made by the circle on L1 and L2 are equal, तो अब भाई L1 पे इंटरसेप्ट और L2 पे इंटरसेप्ट इक्वल है, then which of the following equations can represent L1? इंटरसेप्ट इक्वल है, ये क्या कहानी है? तो अब हमारे पास सर्कल की इक्वेशन हमें दे रखी है, हाँ सर्कल की इक्वेशन क्या दे रखी है हमें? x² + y² - x + 3y equals 0. दिस वुड बी, ठीक है, जो भी सर्कल की इक्वेशन है, एक लाइन है L1, एक L2 लाइन है और एक लेट्स से एक L1 लाइन है, और यहाँ पे इंटरसेप्ट सेम लेंथ की बोलेंगे। इंटरसेप्ट सेम लेंथ की होने का क्या मतलब है? अब देखो ये बात समझो, ये चीज हमने शायद बचपन में पढ़ी थी कि अगर इंटरसेप्ट सेम लेंथ के हैं तो अब इंटरसेप्ट निकाल के कर पाना तो बड़ा ही लंबा काम है। मतलब पहले आप इसके लिए सॉल्व तो कर सकते हो कि इसको साथ में सॉल्व करो, लेंथ निकाल लो, फिर y = mx में सॉल्व कैसे करोगे? वहां पे फंस जाओगे, दैट इज गोइंग टू बी ट्रिकी। अब हम क्या कर सकते हैं, एक ये बात सोची जा सकती है कि अगर इंटरसेप्ट बराबर है, दिस इज वाज दिस फैक्ट दैट वी स्टडीड इन 10th, कि भाई साहब अगर इंटरसेप्ट की लेंथ बराबर है ना तो उनका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बराबर होगा उन दोनों कॉर्ड्स का। भाई कॉर्ड के लिए बड़ी सिंपल सी बात है, कॉर्ड की लेंथ और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर रिलेटेड ना, क्योंकि दिस इज r एंड दिस लेंथ वुड बी 2 times √r² - d², ये लेंथ ऑफ द कॉर्ड होगी। तो अगर ये फिक्स्ड है तो ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है तो ये फिक्स्ड है, मतलब व्हाटएवर यू वांट टू से। तो ये जो डिस्टेंसेस हैं ये बराबर होंगे, ये ज्योमेट्रिकल फैक्ट हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये लेवल 2 इसलिए क्योंकि ज्योमेट्रिकल फैक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। So this was given to be x plus y equal to 1 and this we have assumed is y equal to mx. So that basically implies x plus y. So इसका सेंटर कहाँ पे है? 1/2 कॉमा, और इसका सेंटर जो है वो है 1/2 कॉमा -3/2। इसमें डाल देते हैं तो 1/2 -3/2 -1 का mod डिवाइड बाय √2, दैट मस्ट बी इक्वल टू -3/2 minus m times m/2 का mod डिवाइड बाय √1 plus m² का root, which would be not a very difficult task for us to do because तो हम हैंडल कर ही लेते हैं। तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, स्क्वायर भी लेना होगा, राइट में 1 plus m² हो गया, यहाँ पे क्या हो गया m plus 3 का स्क्वायर हो गया और ये 8 आ गया। तो ये so this will be 7m² plus 6m 9 minus plus 1 is equal to 0. So this would be again plus 1, ठीक है, 7 9 नहीं उधर आएगा ना, -6m होगा इधर और ये भी माइनस होगा, ठीक है। तो अब 7m² - 7m plus 1m क्वाड्रेटिक तो सॉल्व कर ही सकते हैं हम लोग, 7m को कॉमन लेंगे तो m - 1 = 0. So m is equal to either -1/7 or m is equal to 1. So which is y 7y plus x equal to 0 or
5 minus x is equal to 0. So ये दो लाइंस हो सकती हैं. तो 7y plus x is equal to 0 और y minus x equal to 0, ये दो इक्वेशंस आ जाएंगे. These are the possible answers. So basically again nothing much to this question. The only thing which is a critical thing for this question is कि intercepts बराबर होने का मतलब है that the distance from the center has to be same. That is क्योंकि intercept and distance are related to each other directly. तो obviously intercept निकालने से अच्छा distance निकालने मतलब हमने ये तो वैल्यू तो पूछी नहीं थी ना. इंटरसेप्ट की वैल्यू देनी रखी थी. वैल्यू दे रखी होती तो सोचते कि इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालने की जरूरत है. वैल्यू नहीं दे रखी इसलिए नहीं दे रखी क्योंकि इंटरसेप्ट निकालना पता है अजीब सी बात होती है. कुछ इक्वेशन सॉल्व करके फिर x में आएगी वैल्यू, फिर उसको y में डालोगे उसकी वैल्यू करस्पॉन्डिंग, फिर लेंथ निकालोगे. बहुत कॉम्प्लिकेटेड आता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा. A line through point A meets the line x plus this and this at points B, C and D respectively. A point से जो लाइन है वो इन तीन लाइंस को कहीं मीट करती है. तो अगेन सो देयर इज दिस समथिंग जैसे तीन लाइंस हमें दे रखी हैं और एक लाइन है जो -5, -4 पॉइंट से ऐसे जा रही है. लेट्स से दिस इज इंटरसेक्टिंग एट A point, B point, C point and what they are saying is 15 upon AB का square. This is A, sorry, this is B, this is C, this is D. 15 upon AB का square plus 10 upon AC का square is equal to 6 upon AD का square. and in lines की equation कुछ हमें दे रखी है. Okay, अब मुझे इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी है. इक्वेशन पॉइंट पता है, स्लोप निकालने की फीलिंग होनी चाहिए. आई नीड द स्लोप ऑफ दिस लाइन. ओके, अब मुझे ए बी, ए सी और ए डी के टर्म्स में रिलेशनशिप गिवन है. इफ आई अज्यूम ए बी टू बी R1, अगर मैं if I assume AB एक सेकंड, अगर मैं AB को R1 अज्यूम कर लूं तो जो और क्या कहते हैं, तो रिलेशनशिप इसको R1 मान लो तो 15 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस 10 अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस 6 अपॉन R इज इक्वल टू 6 अपॉन R3 का स्क्वायर हो जाएगा. ऐसे कुछ फीलिंग है कि AC और AD की बात करें. अब मैं R1 के टर्म्स में इस B पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं. अगर इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस थीटा है तो -5 प्लस R cos थीटा, R1 cos थीटा एंड -4 प्लस R1 sin थीटा. ये आपको पता है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन होती है. डिस्टेंस के फॉर्म में हम लिख सकते हैं. ओके, अब यार ये अगर मैं लिख सकता हूं, अब हम सोचते हैं कि दिस इज, इस लाइन की इक्वेशन क्या है. इस लाइन की इक्वेशन है x + 3y + 2 = 0. तो अब ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा अगर मैं R1 की वैल्यू निकालना चाहूं तो x + 3y which is -5 plus R1 cos theta plus 3y -12 plus 3 R1 sin theta plus 2 is equal to 0. तो ये कितना हो गया, 17, 15, 15 R1 times cos theta plus 3 sin theta जो है वो 15 आ गया. तो इंटरेस्टिंग बात नोटिस करो, पता है दिस इज अ वेरी अजीब इक्वेशन बिकॉज R1 और थीटा में रिलेशनशिप है, बट देयर इज अनदर रिलेशनशिप. जो रिलेशनशिप इन्होंने हमें दिया हुआ है R1 में, R2 R3 में, उसमें 15/R1 ही आ रहा है ना. तो 15/R1 की वैल्यू क्या आने वाली है, cos थीटा प्लस 3 sin थीटा. यहां तक करने के लिए करेज चाहिए. इस पॉइंट के बाद तो इट इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग कि ऑब्वियसली सी में भी कुछ ऐसी हुआ होगा कि -5 प्लस R2 cos थीटा और -4 प्लस R2 sin थीटा, ऐसे कुछ हुआ होगा ये. तो यहाँ पे जब आप, मैं क्या कहते हैं, इस R2 के टर्म्स में निकालूंगा, अगर ये डिस्टेंस R2 है
इसको इससे इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कराऊंगा तो 2x + y + 4, सो -10 + 2 टाइम्स r2 और r2 टाइम्स 2 cos थीटा, और दूसरे में y वाले में प्लस y में -4 टाइम्स प्लस r2 sin थीटा +4 है ना, +4 = 0, +4 = 0, ये 4 गया, तो 10/r2 की वैल्यू आ जाएगी 2 cos थीटा + sin थीटा, ये 10/r2 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली आप अगर जब निकालोगे तो आप बोल सकते हो 6/r3 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, इसमें डालेंगे ना, इस r3 के कोऑर्डिनेट्स, इस वाले पॉइंट का r3 के टर्म्स में डालेंगे, तो cos थीटा - sin थीटा, ऐसे कुछ cos थीटा - sin थीटा, क्योंकि x - y है ना, cos थीटा - sin थीटा कुछ ऐसे आ जाएगा। तो ठीक है, एंड देन व्हेन वी पुट दैट इन दिस इक्वेशन, तो अब हमारे पास इक्वेशन हो गई cos थीटा + 3 sin थीटा का स्क्वायर प्लस 10/r2 which is 2 cos theta plus sin theta का स्क्वायर, 6/r3 which is cos theta minus sin theta का स्क्वायर, इसके इक्वेट हो गया। इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी है, स्लोप ही निकालनी है, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो अगर यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 6 sin थीटा cos थीटा प्लस 2 cos square theta which will make it 3 cos square theta plus sin square theta which will make it 10 sin square theta plus 4 that will make it 10 is equal to cos theta minus sin theta cos square theta which will make it 2 sin square theta, यहाँ से 9 हो जाएगा ये, and 10 sin theta cos theta, नहीं गलती हो गई, 2 + 5 4 होगा ये, cos square theta आएगा और यहाँ से 4 cos square theta आएगा ना, और माइनस से 12 वहाँ पे 12 हो जाएगा। अगर मैं tan थीटा में इक्वेशन बनाता हूँ 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 12 tan थीटा प्लस 4 = 0। इस पॉइंट के बाद भी मतलब कुछ लोग तो अटक ही जाएंगे, बट हाँ, आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो व्हेन यू ट्राई टू फाइंड आउट 6 और 6 से आ जाएगा ये, तो एक्चुअली ये 3 tan थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर ही है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा tan थीटा की वैल्यू इज -2/3, तो लाइन की इक्वेशन जब हम देखेंगे तो y + 4 = -2/3 टाइम्स x + 4, ये लाइन की इक्वेशन नहीं, y + x + 5 ऐसे कुछ, ये लाइन की इक्वेशन है। ये स्लोप पता चल गई ना, tan थीटा तो स्लोप ही होगी मेरी, तो इवेंचुअली 3y + 2x = 12 एंड इक्वेशन 3y + 2x 12 हो गया और माइनस प्लस 22 = 0, दिस इज इक्वेशन। ओके, सो मतलब अगेन वही वाली कहानी है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है, तो ये एक्सप्रेशन देख के भी बहुत अजीब लग रहा होगा क्या है, तो इट इज डिजाइन्ड इन अ मैनर की दैट आंसर ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाई होके निकल के आए। ओके, किसी को कुछ परेशानी हो रही है तो पूछो। तो वो ए बी को R1 हमने अज्यूम किया, AC को R2 हमने अज्यूम किया, वो वाली फीलिंग है कि इन टर्म्स ऑफ द पैरामेट्रिक पॉइंट हमने कुछ उन पॉइंट्स को अज्यूम किया एंड देन वी ट्राई टू फिगर आउट दैट थीटा, बट हाँ, खुद से हो पाना, मतलब आई एम नॉट रियली रिलाइंग ऑन दैट कि खुद से सॉल्व होगा, बट ठीक है, मतलब वो कितने लोगों से सॉल्व होगा मतलब पूरे देश में, और मतलब इंटरेस्टिंग बात है अगर तुम टॉप पे हो भी तो भी तुम ये सॉल्व नहीं कर पाओगे, तुम कोई और सॉल्व करोगे, सो दैट इज द फीलिंग दैट इज गोइंग टू बी देयर। सो डोंट वरी, सो इतना टेंशन नहीं लेनी होती मुश्किल क्वेश्चनों की ना, मुश्किल क्वेश्चन थोड़े बहुत ही एग्जिस्ट करते हैं पेपर के अंदर, मतलब इस क्लास के लिए तो हमने ऑब्वियसली मुश्किल क्वेश्चन ही सेलेक्ट किए हैं कि भाई देयर हैज टू बी समथिंग यूनिक इन दैट क्वेश्चन। मैं नॉर्मल 2 पॉइंट देके इक्वेशन ऑफ लाइन निकलवाता इस क्लास में तो तुम मुझे जूते से मारते, गालियां तो नहीं देते, जूते से मारते मुझे, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए, इक्वेशन निकालो, तो ठीक है, मतलब आई थिंक दैट्स फाइन। कुछ लोग कह रहे हो भैया वही करा दो, वो भी नहीं आता, जब वो नहीं आता तो फिर you need to go into that other class which is
तो हम बहुत बेसिक सिंपल चीजें डिस्कस करते हैं, जो हमने क्लास में करी हुई चीजें होती है वो सब डिस्कस करते हैं. The question says that one of the diameters of the circle circumscribing a triangle ABCD, rectangle ABCD is this. If A and B are these points, find the area of the rectangle. ठीक है, तो हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल में एक हमारे पास रेक्टेंगल है जो सर्कमस्क्राइब हो रहा है. Here it's not necessary parallel to coordinate axis this time. मतलब पहला क्वेश्चन किया था ना क्लास में, वो वाला कोऑर्डिनेट एक्सिस पैरेलल था, उसमें वैसा नहीं. अब हमें ये बोला हुआ है कि ए एंड बी हमें निकालना है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालना है. एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है. ये -3,4, अरे तो पैरेलल ही आ गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो कोई बात नहीं चली. तो ये लेंथ 8 हो गई क्योंकि y तो सेम है, तो ये लेंथ 8 हो गई. तो आपको ये लेंथ बेसिकली निकालनी है. और इन्होंने क्या बात बोली हुई, इन्होंने बोला हुआ है कि जी 4y = x + 7 जो है वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल है. तो वन ऑफ द डायमीटर है. नाउ इट वुड हैव बीन पॉसिबल कि वो डायमीटर यहाँ से पास कर रहा है, देख लेते हैं, वो जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे यहाँ पे हमें, बट ऐसा कुछ है. ओके, अब हमारे को ये लेंथ निकालनी है. ये लेंथ कैसे निकलेगी? हाउ वुड आई गेट दिस लेंथ? मतलब ये वाली जो लेंथ है, हाउ वुड आई बी एबल टू गेट दिस लेंथ? ए और बी पॉइंट हमें पता है, ए और बी पॉइंट पता है, तो हमें एक्चुअली में ये वाला पॉइंट भी पता चल जाएगा जो जस्ट इसके टॉप पे होगी. ए और बी पॉइंट में 4 सेम है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये पॉइंट पता चल गया. तो हमें ये वाला पॉइंट के बारे में कुछ आर्ग्यूमेंट हम दे सकते हैं. ये पॉइंट कैसे पता चलेगा? दिस इज sum/2 1,4, ऐसे कुछ ये पॉइंट आ जाएगा. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में ये बात पक्की कि अगर कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 ही होगा पक्का से, एंड वाई कोऑर्डिनेट कुछ के हो सकता है, जो भी है. एंड नाउ ये हमें गिवन था कि जो डायमीटर की इक्वेशन है वो कुछ ऐसे है, 4y = x + 7. तो विच मींस कि सेंटर पक्का से लाए ऑन दिस लाइन. तो यहां से आप k की वैल्यू निकाल सकते हो. कैसे? इसको सेटिस्फाई करा दो 1, k को. 4k = 1 + 7, दैट इंप्लाइज k = 2. और जैसे ही मेरे को k की वैल्यू 2 पता चली, तो ये 1,2 पॉइंट मुझे पता चल गया. तो इस लेंथ 2 हो गई, ऑब्वियसली इस पार्ट की लेंथ भी 2 हो जाएगी. एरिया निकालना है, ये 4 है, ये 8 है, तो एरिया की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4 × 8, दैट इज 32 स्क्वायर यूनिट्स. ओके, सो यस, दिस इज हाउ वी गेट टू दिस आंसर. मतलब मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैंने इसे लेवल 2 में क्यों डाला है. लेवल 2 में इसलिए डाला है कि रियलाइज करना है कि मे बी दिस इज, इस लाइन की इक्वेशन पता है अगर हमें, तो इसका सेंटर पता चल सकता था. मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी नहीं गिवन होता तो हम कैसे करते? इस लाइन की इक्वेशन पता चल जाती है हमें, इसकी स्लोप पता चल जाती, इसका कोऑर्डिनेट पता चल जाता ऑब्वियसली, तो इसकी स्लोप पता चल, इसकी इक्वेशन पता चल जाती. इन दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हो, सेंटर का कोऑर्डिनेट ही आ जाता हमारे पास. सेंटर कोऑर्डिनेट आ जाता तो हमारे पास ये लेंथ आ जाती, ये लेंथ आ जाती, तो ये लेंथ आ गई थी, और ये तो लेंथ हमारे पास थी. तो फिर इवेंचुअली वहां से हम एरिया निकाल सकते थे, इवन इफ दिस वुड नॉट हैव बीन अ वर्टिकल लाइन. मतलब I did not assume this to be a vertical line. मतलब इन्होंने, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए ऐसा है, वरना जब अगर हम लोग बनाते इस क्वेश्चन को तो हम ऐसे ही करते कि इस क्वेश्चन में मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लाइन ही रखते हैं. मतलब दैट इज ओके. We would have tried to make it as complicated as possible, but चलो, that is a good thing about the examiner. उसको थैंक यू बोल देते हैं कि he kept things simple. मतलब कॉन्सेप्ट तो इफेक्टिवली सेम ही है, बस हाँ the way you are applying it थोड़ा सा वो क्या होता है, 1-2 स्टेप दिमाग में हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता आपने क्या दिमाग में कर लिया. I think this is the question that I've done in the class. I'm not sure because application of integrations, मतलब definite integration में हमने इसे किया था. कोई नहीं. तो for a point P in the plane, D1P and D2P with the distance of point P, लाइन से कुछ डिस्टेंस है, 2 लाइन है, एक x - y = 0 लाइन है और एक x + y = 0 लाइन. 2 लाइन है, इसमें परपेंडिकुलर से कोई नहीं. The area of the region R consisting of all points P lying in the first quadrant of the plane. The area निकालना है ऐसे रीजन का जो सारे पॉइंट्स P को कंसिस्ट करता हो
lying in the first quadrant of the plane and satisfying this equation, ये हमें निकालना है. Did I do this in the class? You remember this? हाँ, मतलब d1p plus d2p. अगर मैं बात करूं तो d1p क्या है? क्या d1p सिंपल सी बात है, x minus y लाइन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, x, y पॉइंट का डिस्टेंस इज mod of x minus y. And d2p is again mod of x plus y. Similarly, हम कह रहे हैं कि mod of x minus y plus mod of x plus y बोला हुआ है कि वो 2 से 4 के बीच में. अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? इसको ऐसे सॉल्व किया जाएगा कि अगर x y से बड़ा है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहे हैं तो x और y दोनों ग्रेटर देन 0 है, ये तो ठीक है, तो ये इसका तो मॉड आप हटा ही सकते हैं. एक्चुअली हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं. इस वाले पार्ट में दो पार्ट कंसीडर कर सकते हैं. अगर x ग्रेटर देन y है, विच इज इस लाइन के राइट वाला रीजन है, तो अगर x ग्रेटर देन y है तो ये आ जाएगा 2x इज बिटवीन 2 and 4, विच इज x इज बिटवीन 1 and 2. x की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में आ जाएगी, यहाँ से यहाँ पे. सिमिलरली अगर x लेस देन y है, अगर x लेस देन y है तो ये y माइनस x हो जाएगा. खोलेंगे तो 2y हैज टू बिटवीन 2 and 4, which is y has to be between 1 and 2. So in this region, first quadrant में x less than y वाला region, so ये this is the region where x is greater than y, this is the region where x is less than y. In this region, your y has to be between 1 and 2. तो ये वाले region में देखेंगे, तो this will be the area. तो ये area होगा हमारे पास पूरा 4 minus 1 3 square units area आ जाएगा, क्योंकि इस पूरे का रेक्टेंगल का पूरे स्क्वायर का 4 है और इस वाले स्क्वायर का 1 है, तो बचेगा कितना 3. Is it okay? I think I did this question. There are similar question. मतलब उसमें शायद पूरी फिगर ऐसे कुछ बनी थी, ऐसे कुछ फिगर थी शायद. I remember doing this sometimes. Maybe तुम्हारे केस में हो सकता है और हमारे जूनियर केस में हो सकता है. कोई बात नहीं. Are we clear about it? हाँ श्रेय बताओ. भैया मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलो. भैया इसमें मतलब x minus y और x plus y दे रखा है हमें, और मतलब एरिया तो उससे कुछ फर्क नहीं आएगा. तो अगर मैं इन्हीं को ही x एक्सिस और y एक्सिस मान लो, डायरेक्टली 2 is greater than mod x plus mod y which is less than 4 कर लो, तो सेम चीज ही आ जाएगी ना. सेम, ठीक है, सेम बात है, तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उससे थोड़ा आसान हो जाएगा उसके बाद. हाँ. अनित भैया डिस्टेंस x माइनस y बाय रूट 2 नहीं होगा? डिस्टेंस जो है x माइनस y बाय रूट 2 होना चाहिए. यस यू आर राइट. क्यों हमने ये गलती करी है समझ नहीं आ रहा है. ये रूट 2 आएगा और यहाँ पे भी रूट 2 आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो. यहाँ पे भी रूट 2 आएगा और ये भी, ये रूट 2 और यहाँ पे 2 रूट 2 और ये रूट 2 और यहाँ पे 2 रूट 2. तो ये रूट 2 होगा, ये 2 रूट 2 होगा, ये रूट 2 होगा और ये 2 रूट 2 होगा, और आंसर गलत आ गया हमारा. ये हो जाएगा 2 इसका एरिया हो जाएगा, तो पूरे का एरिया 8 हो जाएगा, तो 6 आंसर आ जाएगा. यस यू आर राइट. सॉरी. इज देयर एनी डाउट इन दिस गाइस? समझ आ रहा है सबको? ठीक है. सो दीज वर लेवल 2 प्रॉब्लम्स ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड आई एम श्योर वी कैन अंडरस्टैंड देम. तो बहुत मुश्किल भी नहीं है. आई डोंट नो आपको क्या फील हो रहा है. देखो मतलब पॉसिबली है, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको समझ आ गए, कुछ नहीं समझ आए. दैट्स फाइन. द आइडिया इज कि यू कैन ट्राई एंड मेकिंग श्योर कि आपको समझ आ जाए ऐसा क्वेश्चन. और बहुत बार शायद इस बात का आंसर ना मिल पाए कि अगर मैं खुद से करता तो कैसे करता. यू माइट नॉट गेट द आंसर ऑफ दिस फैक्ट a lot of times. It's okay. In that scenario you have to accept it कि this is a new thing that I've studied and I need to make sure कि अगली बार से मेरे पास ऐसा सेम क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूंगा. तो वो बेसिक फंडा होना चाहिए. ठीक है. और वो बहुत मुश्किल क्वेश्चन लग रहा हो तो यू शुड अज्यूम पेपर में तो आने वाला नहीं है, छोड़, इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं. लाइफ इज फाइन. ठीक है. मतलब पेपर में आ जाए तो आगे क्या फर्क पड़ता है. उस समय पेपर में तो यार कोई फर्क नहीं पड़ता. पेपर में तो आ गया तो पक्की बात है, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो तुमने छोड़ी होंगी ये बोल के कि पेपर में आ जाएंगी तो प्रॉब्लम हो, छोड़ देंगे, तो वो छोड़ देनी होंगी. या फिर ये अज्यूम क्या होगा कि इतने अनलकी थोड़ा ना होंगे कि भाई हर एक चैप्टर में 300 प्रॉब्लम्स हैं मान लेते हैं, और ऐसे हमारे पास 80 चैप्टर्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन कमिंग इन द एग्जाम इज दिस. ठीक है. 1/24,000.
इस प्रोबेबिलिटी पे तो हम जिंदगी में मतलब तुम बोलो छत से कूदना है वो भी कूद जाएंगे अगर इतनी प्रोबेबिलिटी है मरने की। तो बीच में थोड़ा डर लगेगा बट दैट्स ओके। मतलब एक्चुअली मेरे साथ तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि जब मैं कभी ऐसे कुछ एडवेंचर स्पोर्ट कर रहा होता हूँ ना, तो मैं ऐसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहा होता हूँ कि मरने की प्रोबेबिलिटी कितनी है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। एंड बस उसके हिसाब से मैं उसको करता हूँ, ठीक है। तो मतलब देयर आर टाइम्स व्हेन आई एम रियली रियली स्केयर्ड एंड देयर आर टाइम्स व्हेन आई एम नॉट एट ऑल स्केयर्ड। मुझे स्विमिंग नहीं आती तो क्लिफ जंपिंग करने में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, मुझे लगता है अब मरा। वैसे लाइफ जैकेट पहनी होती है बट फिर भी डर लगता है मुझे। मेरे साथ पहले कुछ कांड हो चुका है उससे रिलेटेड, चलो वो सेपरेट बात है। बट अगेन वो वाला स्पोर्ट होता है, उस वो एक झूला होता है ना एडवेंचर पार्क्स में, जिसको नीचे फ्री फॉल में छोड़ देते हैं, उसमें फाइन है, उसमें लाइक बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई टेंशन ही नहीं होती कि पता है ये झूला टूट भी हो गया तो कुछ नहीं नुकसान होगा, नीचे आराम से पहुंच जाएंगे, इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब अगेन सो इट्स लाइक क्या कहते हैं, तो वही है कि प्रोबेबिलिटी वाइज बहुत बार ना हम कंफर्टेबल हो जाते हैं उसको सोच के कि ऐसा कुछ हो रहा है तो कितना, तो मतलब कि सब कुछ तो प्रोबेबिलिटी की सिचुएशन ही है ना। मतलब इट इज लाइक कि अगर आपको लग रहा है पेपर के अंदर कि मतलब आपको लग रहा है आपने 2 अटेम्प्ट कर लिए, दोनों खराब हो गए, अरे तीसरे की प्रोबेबिलिटी खराब होने की कम है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखो चारों पेपर खराब होने की, अगर मैं मानूं कि आपको तो कुछ पंगा अलग से हो रहा है, ऐसा पंगा मतलब देखो अब आपने पढ़ाई नहीं करी और आप कहो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पेपर खराब होना अभी भी कम है, ठीक है, वो थोड़ा नहीं है। मतलब वो क्योंकि हर इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब एक की प्रोबेबिलिटी 0.99 है तो 4 में वो 0.99 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगी, नॉट अ ह्यूज गैप राइट, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा आपने कुछ नहीं किया, दिस इज अराउंड 0.96, तो अभी भी काफी हाई है। बट हाँ मतलब अगर आपकी प्रोबेबिलिटी सो ऐसा नहीं है पेपर खराब हो गया तो बिलीव करो अपने आप पे, 4 अटेम्प्ट है, बहुत अमेजिंग बात है, ठीक है। अपने आप पे बिलीव करना स्टार्ट कर लो कि यार एक अटेम्प्ट तो मेरे लिए बना है, तो वो बिलीव कर लो, टेंशन मत लेना इस बात की कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये टेंशन ने ही दिमाग खराब कर रखा है, दैट इज दी ओनली थिंग। मतलब बच्चे कहते हैं मेरे से कि भैया हम क्या करें कि हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए, ये हो जाए, मेरे एक काम करो, टेंशन लेना बंद कर दो इस प्रिपरेशन अच्छी और खराब करने की, ठीक है। अपने हाथ में जो बात हो रही है अपने मेंटर से बात करो, क्या क्या करना है, वो जो बोल रहा है उसे फॉलो कर लो। तुम्हें कुछ लगता है कि ये करने की मुझे जरूरत नहीं, मुझे बकवास लग रही है बात, तुम्हें कुछ और लगता है वो करो, बस कुछ करते रहो, दैट इज द फीलिंग, जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलता है, जिससे तुम्हें तुम्हारा अपने पे विश्वास बढ़ता है। वरना जो तुमने पिछले 2 साल में किया है तुम उसे अगले 2 महीने में नहीं कर सकते, बड़ा सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है। हाँ तुम अपने 2 महीने प्रिपरेशन खराब कर सकते हो, तुम अपने एग्जाम को खराब कर सकते हो, बहुत अमेजिंगली अच्छा नहीं कर सकते, ये समझो। अब वो खराब नहीं करने के लिए कहते हैं हम कि चीजों को अच्छे से करते रहो, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुम आईआईटी नहीं भी पहुंचोगे, तुम एक अच्छे कॉलेज पहुंच जाओगे ना, then you can be as good as anybody who went to IIT also, that is the idea। अब आप बोलोगे कि भैया फिर बेवकूफ क्यों रहा इतने महीनों से, पहली बता देते बात, पहली समझ गए थे हम ये बात। अरे आईआईटी पहुंच के आसान हो जाता है उतने पैसे वैसे कमाना या लाइफ में कुछ पर्टिकुलर चीज अचीव करना, बट ये बात नहीं है कि तुम आईआईटी जाओगे तो ही तुम उतने पैसे कमा सकते हो, ये बात बिल्कुल सच नहीं है, एब्सोल्युटली झूठ बात है ये कि तुम आईआईटी जाओगे तो ही तुम्हारी लाइफ में तुम सक्सेसफुल हो सकते हो इन द पैरामीटर ऑफ द वर्ल्ड, सक्सेस पैरामीटर ऑफ द वर्ल्ड, तो ही तुम सक्सेसफुल हो सकते हो, ये बात बिल्कुल झूठ है। आईआईटी जाने से फायदा होगा, हाँ फायदा हो सकता है बिल्कुल, यस यू कैन बी वेरी वेरी बेनिफिशियल, ठीक है। यू माइट हैव टू पुट इन लेस अमाउंट ऑफ एफर्ट, दैट इज इट। और मैं एक बार सिंपल सी बात, अभी मत डालो एफर्ट, बाद में डालोगे, but life में डालना पड़ेगा। if you have to achieve that particular level of success, then you can achieve it at any point of time in your life, and the earlier you put that effort, the easier it becomes for you to become successful, ठीक है। आईआईटी अभी नहीं पढ़ाई करी तुमने 2 साल, तो अब अगले 4 साल कॉलेज में आके पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर तुम्हें चीजों को अच्छा करना है तो, ठीक है। फिर अगर अगले 4 साल पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर उसके बाद आप किसी पोस्ट ग्रेड के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर लाइफ में अच्छा करना है तो, वो भी नहीं करी तो ऑफिस में जाके बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कुछ अच्छा करना है तो मतलब, बट अगेन द अमाउंट ऑफ टाइम यू विल नीड टू डू थिंग्स टू अचीव द सिमिलर अमाउंट ऑफ रिजल्ट, वो बढ़ता चला जाएगा विद टाइम, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। एंड धीरे धीरे हम एक अपने आप अपना लेवल एक्सेप्ट कर लेते हैं, अभी हमारे सपने, धीरे धीरे हमारे सपने हम बदलते रहते हैं कि यार अब तो छोड़, मेरे से तो हो नहीं पाएगा, छोड़ दे। वो जो एक्सेप्टेंस है ना, वो मैं नहीं चाहता तुम्हारी लाइफ में आए, दैट फीलिंग दैट यू कैन बी द सीईओ ऑफ गूगल और
you can hire the CEO of Google. ये feeling मुझे लगता है ये that is the feeling that you should have in your hearts. That yes, I can hire सुंदर पिचाई. मैं उसे बोलूंगा कि देख भाई मैं तेरे को इतने पैसे दे रहा हूँ, आजा तू यहाँ पे काम करना. And he should be ready to come because तुम इतना amazing काम कर रहे हो. That is there and that is possible. But हाँ, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ी सी रातें खराब होंगी, ठीक है? तो तुम्हें बताऊंगा क्या कहते हैं, जब तुम्हारा IIT का एग्जाम हो जाएगा, सारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे, तो मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा क्या क्या तुम्हें पढ़ना है, क्या क्या तुम्हें देखना है to do big things in life or whatever. That is not necessary. Doing big things मेरे लिए कभी भी important नहीं होता. मेरे लिए तो सबसे important चीज़ है तुम खुश रहो. That is the most important thing. If you're happy, then wherever you are, it is perfectly fine. But हाँ, if you want to क्या कहते हैं be happy, वो भी हम डिस्कशन कर सकते हैं कि भाई happiness भी किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है जीवन में हमारे. और you want to be like big shot something, तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि वो किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है. ठीक है, मोस्टली हर चीज का ना पाथ ऐसे बन गया है, फिक्स अप पाथ है कि इसको ले लोगे तो ये चीज अचीव हो जाएगी. जरूरी नहीं दैट इज द ओनली पाथ टू अचीव दैट. देयर आर मल्टीपल अदर पाथ्स टू अचीव दैट. ठीक है, आप सोचते हो ना कि क्लास से प्री क्लास कर लेते, क्लास से पहले, क्लास के बाद पोस्ट क्लास कर लेते, तो चीजें हो ही जाती थी, इतना कुछ पंगा नहीं होता था. वही क्या होता था, कुछ क्लास से पहले प्री क्लास नहीं किया तो उस क्लास में समझ नहीं आया, पोस्ट क्लास करने का मन नहीं किया, या फिर किसी क्लास में पोस्ट क्लास नहीं किया कि मामा की शादी आ गई, मामा के बेटे की शादी आ गई, मस्तीबाजी में रह गए, फिर वो चैप्टर हिला डुला पड़ा है, अभी भी हिला डुला पड़ा है और हिला डुला पड़ा रहेगा जीवन भर. दैट इज द वे इट इज एक्चुअली. ठीक है, चलो मूविंग ऑन.